गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा चैप्टर पूरा हो चुका है। आज हम ये देखने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीजें थी उसका बाद की सभ्यताओं को क्या मिला। यही हमारा टॉपिक होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का परवर्ती भारतीय सभ्यता को दें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक पूर्ण तरह से विकसित एक सभ्यता रही है। तो इसका चाहे सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो और चाहे इसका नगर नियोजन हो, इन सभी के आधार पर उसके बाद की सभ्यताओं ने क्या क्या सिंधु घाटी सभ्यता से लिया है, उस सभी की चर्चा इस क्लास के माध्यम से आपको करवाने जा रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मानते हैं कि बाद की कई परवर्ती सभ्यताओं को बहुत गहराई से प्रभावित किया। इस सभ्यता का सबसे गहरा प्रभाव भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर भी पड़ा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय धर्म, कला, कौशल, रहन सहन एवं लिपि पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ी। भारतीय विज्ञान के विकास में भी इस सभ्यता का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यह विचार सर्वमान्य है कि भारतीय संस्कृति एवं समन्वित संस्कृति है जिस पर कई संस्कृतियों का एक गहरा प्रभाव पड़ा है। तो इस मिली जुली भारतीय संस्कृति के विकास में सिंधु घाटी सभ्यता का योगदान कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में टू द पॉइंट यहाँ आपके सामने हम बताने वाले हैं। जिसमें पहला है कि हड़प्पा काल की विकसित व्यापार व्यवस्था बाद के काल में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। व्यापार वाणिज्य का जो उस समय एक ढांचा था, उस समय बनाया गया था, एक स्वरूप बनाया गया था कि किस प्रकार देशी और विदेशी व्यापार होता था, तो वो चीज बाद की सभ्यताओं में भी देखने को मिलती है। क्योंकि हड़प्पा कालीन माप एवं तोल प्रणाली, जिसका आधार दशमलव प्रणाली था, उसकी ही निरंतरता हम ऐतिहासिक काल में भी देख सकते हैं। क्योंकि जो मापतोल प्रणाली का हमारा आधार है, वो बाद में भी देखते हैं कि दशमलव प्रणाली के आधार पर ही देखा जा सकता है। फिर है कि सिंधु काल की जो नगर निर्माण गतिविधियां, नगर नियोजन, उसकी नालियां, उसके मकानों का स्वरूप, दो मंजिल मकान, जो खिड़कियां है वो नहीं मिलना, उस समय घरों के दरवाजे थे वो गलियों की ओर खुलना, मुख्य मार्ग, ये सब चीजें हम जो नगर नियोजन उसमें देखते हैं, तो वही स्वरूप हमें बाद के ऐतिहासिक काल में भी देखने को मिलते हैं। विशेष तौर पर नगर नियोजन में दो अलग क्षेत्रों का अस्तित्व बाद के काल में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं कि दो शहर ऐसे हैं, चंडीगढ़ और जयपुर, जिसमें उस स्वरूप को देखा जा सकता है। फिर देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आस्थाओं के अस्तित्व का भी पता चलता है। तो सिंधु सभ्यता के संदर्भ में अनेक देवी देवताओं का या मूर्तियां मिली है। तो ऐतिहासिक काल में वह बहुदेववाद में प्रचलित रूप से देखने को मिलती है। जो हम ऋग्वेद काल में देखते हैं बहुदेववाद, उसके बाद फिर एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ते हैं, तो उसका हम डेमो यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत से यहाँ देवी देवताओं के कहीं न कहीं हमें साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में देवी का प्रमुख स्थान था, जिसे विकसित ऐतिहासिक बाद में एक शक्ति धर्म के रूप में उसको हम देख सकते हैं। शिव, पशुपति जैसे देवता की धारणा भी सिंधु सभ्यता की ही देन लगती है। क्योंकि बाद के दिनों में स्वयं धर्म में महत्व देवता के रूप में उभर कर सामने आता है। क्योंकि जो एक मोहर मिली है, एक कटे हुए सिर के आकार की एक जो मिला है, तो उसके साक्ष्य के आधार पर कह सकते हैं कि उस समय शिव पशुपति को एक देवता के रूप में माना जाता था।
उसके बाद देखते हैं कि लिंग और योनि पूजा के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। और इसका महत्व इसलिए विशेष रूप से है कि ऋग्वैदिक आर्य लिंग पूजा नहीं करते थे, अपितु अनार्यों से प्रभावित हुए और यजुर्वेद तक आते आते राजकीय कर्मकांड में लिंग को स्थान मिलने लगा। कालांतर में तो यही शिव का विशेष प्रतीक बन गया और इसे मानव प्रतिमाओं से भी अधिक महत्व मिलने लगा। योनि पूजा के जो साक्ष्य है वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ऐतिहासिक काल में विशेष शक्ति संप्रदाय के अंतर्गत इस तरह की पूजा के साक्ष्य हम देख सकते हैं। योग का प्रचलन भी सिंधु सभ्यता में था। ऋग्वेद में देखते हैं बाद में कि योग संबंधी सामग्री का अभाव है, किंतु ऐतिहासिक काल के अनेक संप्रदायों में योग का महत्वपूर्ण स्थान है। दर्शन शास्त्र में योग एक महत्वपूर्ण दर्शन भी माना गया है और इसका भी हम कहीं न कहीं साक्ष्य सिंधु सभ्यता से देख सकते हैं। अब चर्चा करते हैं जल का जो एक धार्मिक महत्व सिंधु सभ्यता में दिखाई देता है। वो प्राय सभी घरों में स्नानागार का प्रबंध उस समय था। जैसा हमने पहले बताया था कि सभी घरों में कुओं के साक्ष्य भी मिले थे, तो उसके आधार पर यह ऐसा मान सकते हैं। और उसके बाद मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐतिहासिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों के संदर्भ में स्नान का अत्यधिक महत्व यहाँ देख सकते हैं। जल के माध्यम से पवित्रता को बाद के दिनों में भी स्वीकार किया जाता रहा है। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जल के धार्मिक महत्व को भी हम देख सकते हैं, जो सिंधु सभ्यता से हमें मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर अनेक अंकन जिनमें विभिन्न पशुओं के अवयवों के संश्लेषण से आकृति बनी है, उनकी तुलना विभिन्न ऐतिहासिक काल के किन्नर, गंधर्व, कुमार आदि के अंकनों से भी की जा सकती है। उस समय कुछ प्रतीक मिले थे, जैसे स्वास्तिक, चक्र, जो सिंधु सभ्यताओं की मुद्रा पर मिलते हैं। तो ऐतिहासिक काल में भी पर्याप्त धार्मिक महत्व के आज भी हम स्वास्तिक को मानते हैं। तो ये कहीं न कहीं सिंधु सभ्यता से हमें मिला है। नग्नता की अवधारणा की शुरुआत भी सिंधु सभ्यता से ही हमें प्रतीत होती है, क्योंकि हिंदू सभ्यता में माता देवी और कुछ अन्य देवताओं को भी यहाँ दिखाया गया है। ऐतिहासिक काल में भी कुछ देवी देवताओं को मुख्यतः जैन तीर्थंकरों को दिखाया गया है। तो ये नग्नता की शुरुआत हम देख सकते हैं कि जैन तीर्थंकर आज भी हम देख सकते हैं, जो दिगंबर तीर्थंकर है। तो ये हम कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता में भी उस चीज को देख सकते हैं। एक मूर्ति मिली है, नग्न मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो उसके आधार पर ये सब चीजें हम देख सकते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि पशुओं का पर्याप्त धार्मिक महत्व उस समय रहा था और ऐतिहासिक काल में भी ऐसा ही रहा है, जब पशुओं को स्वतंत्र रूप से या देवताओं के वाहन के रूप में भी आदर पूर्वक स्थान दिया गया था। वृषभ की मुद्रा, जो हमें एनसीईआरटी की बुक्स में भी आप उसका चित्र देख सकते हो, तो वृषभ को एक आज भी आदर के रूप में उसको देखा जाता था। जिस तरह से सिंधु सभ्यता की मुद्रा और बर्तनों पर वृक्षों का अंकन है, वह उनके धार्मिक प्रभाव का द्योतक है और इस संदर्भ में हम पीपल का वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय मान सकते हैं। ऐतिहासिक काल में भी पीपल आदि कई वृक्षों की पूजा होती रही है और उनके धार्मिक महत्व आज भी है। आज भी हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। सांची, भारहूत और अमरावती की कला में वृक्षों का धार्मिक महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो वृक्षों के संदर्भ में भी देखा जाए तो पीपल का वृक्ष उस समय भी पवित्र था। आज भी इतने सालों बाद हम वृक्ष के पीपल को पवित्रता के रूप में देखते हैं, जिसकी पूजा की जाती है। कला के क्षेत्र में भी सिंधु सभ्यता का प्रभाव हमें बाद की परवर्ती सभ्यताओं में देखने को मिलता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर वृषभ का सजीव और प्रभावोत्पादक आलेखन किया गया है। कुछ विद्वानों की अशोककालीन रामपुर व वृषभ में भी इस कला परंपरा का निर्वाह हुआ माना जाता है। मोहनजोदड़ो की काशी नर्तकी में भारतीय नारी सौंदर्य के आदर्शों का स्वरूप देखने को मिलता है, जो एक आकर्षण है भारतीय नारी का।
तो वो भी हम कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से देखते हैं। और जो नर्तक की मूर्ति है, जो एक अलग ही मुद्रा में खड़ी हुई है, देखा होगा किताबों में, एनसीईआरटी की बुक्स में उसका चित्र भी है। तो उसके आधार पर ये मान सकते हैं कि बाद की जो सभ्यता है वो कहीं ना कहीं नारी सौंदर्य के आदर्श के रूप में उसको हम यहाँ देख सकते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु काल के जो मूर्ति कला ने परवर्ती कलाओं को भी काफी प्रभावित किया। सिंधु सभ्यता की कुछ मूर्तियां कार्यो सर्ग मुद्रा वाली जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों से भी काफी मिलती जुलती है। ऐसे साक्ष्य भी हमें मिले हैं। ताबीज का प्रयोग उस समय होता था, और वो भी आज भी भारतीय जो सामाजिक जीवन में कहीं न कहीं धार्मिक जीवन में उसका प्रयोग किया जाता है, पर्याप्त मात्रा में किया जाता है ताबीजों का प्रयोग। मनुष्य पशु युद्ध का मनुष्य पशु एवं युद्ध का चित्रण सिंधु सभ्यता की मुद्राओं और ऐतिहासिक काल की बसाड़ दक्षिणा के मृम्मय फलक पर मिलता है। तो ये बसाड़ से हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार मनुष्य और पशु का भी युद्ध होता है। विभिन्न प्रकार के आभूषणों में देखें, मनके का हार हो, कान में पहनने की बालियां हो, हाथों में पहनने के लिए चूड़ियां हो, अंगूठी हो, आदि आभूषण जो सिंधु सभ्यता में प्रचलित थे उस समय, तो ये सब चीजें बाद की सभ्यताओं में भी हमेशा ही लोकप्रिय रहे हैं, और आज भी हम इन सब चीजों को पहनते हैं और इनका उपयोग करते हैं। हड़प्पा काल में जिस तरह से योगी की मुद्रा, जिस तरह से बाया कंधा ढके दाएं के नीचे से होकर साल धारण किए दिखाई देता है, यही विधि हम परवर्ती बुद्ध मूर्तियों में शंकाटी धारण करते हुए भी पाते हैं। क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां है एक सोल ओढ़े हुए दिखाई गई है कि किस प्रकार वो कंधे के ऊपर सोल रखा हुआ है, तो उसके भी साक्ष्य हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से लिए गए हैं, और उसी के आधार पर उसका कुछ स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ भी योगी की मुद्रा का भी चित्रण देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुआ और उसका बाद की सभ्यता में देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में जिस तरह की बैलगाड़ी थी वे आज की गाड़ियों से विशेष भिन्न नहीं थी। ठीक है, स्वरूप बदल गया पूरी तरह से, टाइम बदलता है, स्वरूप बदलता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता से ही उन बैलगाड़ियों का लिया गया था। अग्नि पूजा के साक्ष्य हमें कालीबंगा और लोथल से मिलता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो लोथल और कालीबंगा से इसके साक्ष्य मिलते हैं, और ऐतिहासिक काल में भी अग्नि पूजा का विशेष महत्व रहा था। कालीबंगा और लोथल से प्राप्त अग्नि वेदियां बाद की संस्कृतियों में भी मिलती है। अग्नि पूजा के आज भी हम देखते हैं कि अग्नि पूजा की जाती है। बहुत से बर्तन है, थाली कुल्हड़ कटोरे, ये सब चीजें उस समय की संस्कृति में मिलती थी, बाद की संस्कृतियों में भी मिलती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक परिपूर्णता लिए हुई थी, जिसमें धार्मिक जीवन के जो भी साक्ष्य हमें मिलते हैं, मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, ये अलग है कि मंदिर के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से हमें बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। पूजा के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मंदिरों के साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। मूर्तियां मिली है, चाहे वो पुरुष मूर्तियां हो चाहे स्त्री मूर्तियां हो, तो पूजा होती होगी, लेकिन मंदिरों के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। वो साक्ष्य जाके गुप्त काल में हमें देखने को मिलते हैं। तो धार्मिक जीवन का स्वरूप जो सिंधु घाटी सभ्यता में था वो आज भी है। सामाजिक जीवन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में रहता था, उसी के अनुसार आज भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। और धार्मिक जीवन में भी जो उस समय कुछ फसलें उगाई जाती थी, तो उसका कुछ थोड़ा बहुत स्वरूप बदला है, बाकी वो फसलें आज भी होती है, चाहे गेहूं हो जो हो, तो वो सभी चीजें आज भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये तुलनात्मक रूप में कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ने अपनी आने वाली सभ्यताओं को एक मार्गदर्शन दिया है, और जो चीज उस समय एक विकसित रूप में थी
उसी को बाद की सभ्यताओं ने मॉडिफाई करके उनको लागू किया है। तो ये चीज सिंधु घाटी सभ्यता से ही निकलती है, जो आज तक ऐतिहासिक रूप से हमारे देखने को मिल रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक था कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या क्या मिला है और आज क्या क्या उसे समानता के रूप में हम देख सकते हैं कि परवर्ती देन सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या रही है।